हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 12 रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट की। ये जो चैप्टर है ना, आपके एग्जाम में हमेशा 4 मार्क्स का पूछे जाते हैं। हमेशा आपका 4 मार्क्स से आते हैं। जो आपका लास्ट क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन नंबर 4, उसका जो पार्ट बी आता है, हमेशा वहां पर ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता ही है। तो इस चैप्टर को आपने काफी अच्छे से करके जाना है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसलिए कह रहा हूँ 4 मार्क्स अगर आपको दे रहे हो तो आपने इसको बहुत अच्छे से करके जाना है, राइट। तो देखो, सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन नंबर 139(1). ये सेक्शन बात करते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम होता क्या है? जब हम एक साल में इनकम कमा लेते हैं एंड उसके बाद असेसमेंट ईयर में जब हम अपने टैक्स पे करते हैं तो हमें गवर्नमेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। उनको बताना होता है कि भाई हमने अपने प्रीवियस ईयर में कितनी इनकम कमाई है। जब हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, उसी को बोला जाता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, राइट। अब देखो, किन किन लोगों को आखिर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना कंपलसरी है, किन किन लोगों के लिए रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना कंपलसरी है। सबसे पहले आती है कंपनी। हर एक कंपनी को, चाहे कोई पब्लिक कंपनी, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो, चाहे कोई लिस्टेड कंपनी हो, चाहे कोई अनलिस्टेड कंपनी हो, हर तरह की कंपनी को यहाँ पर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी मैंडेटरी है। इसके अलावा देखो, कोई भी पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सारी हर तरह की पार्टनरशिप फर्म को यहाँ पर रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इसके बाद देखो, कोई भी एसएससी, एनी अदर एसएससी जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, बिफोर क्लेमिंग दीज एग्जेम्पशन। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, बिफोर क्लेमिंग दीज एग्जेम्पशन। कौन सी? सेक्शन 54 वाली, 54B वाली, 54D, 54EC, 54F। ये क्या होता है याद है आपको? जब हमने कैपिटल गेन पढ़ा था, वहां पर हमारी ये वाली एग्जेम्पशंस आई थी। इन एग्जाम्पशंस को हमने क्या करना है, हमने ऐड बैक करना है। आओ एक एग्जांपल देता हूं। देखो, पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा इस वाले पॉइंट का, ये वाले पॉइंट का पहले एग्जांपल दूंगा। देखो ध्यान से, देखो मान लो कोई पर्सन है, मान लो उसकी पीजीबीपी की इनकम मान लो उसकी पीजीबीपी की इनकम है 5 लाख। 5 लाख की उसकी टोटल इनकम है पीजीबीपी की। और उसके बाद देखो, उसके बाद कोई इनकम नहीं है तो ये आ जाएगी उसकी ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद देखो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, ये भी है हमारी 5 लाख, राइट। इसके बाद देखो, इसने मान लो 80C और 80G में मान लो इसने 3 लाख की डिडक्शन ले ली। मान लो दोनों को मिलाकर उसने 3 लाख की यहाँ पर उसने डिडक्शन ले ली। तो ऐसे केस में उसकी टोटल इनकम कितनी है? उसकी टोटल इनकम आई यहाँ पर 2 लाख। टोटल इनकम आई यहाँ पर 2 लाख। अब ध्यान से देखो, हम देख रहे हैं उसकी टोटल इनकम जो है ये तो हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, यानी कि यहाँ पर उसका टैक्स तो नहीं बनेगा, लेकिन हमने देखना है कि उसकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है। अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम, उसकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो जो हमारी 2,50,000 या फिर हमारी जो 3 लाख वाली थी, उससे अगर ज्यादा है ना, तो उसको रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी हो जाएगी, चाहे यहाँ पर उसका टैक्स ना बने तब भी, राइट। और आ जाओ एक एग्जांपल और देखो, ये वाला एग्जांपल दूंगा मैं आपको इस वाले पॉइंट का। ये जो नीचे वाला पॉइंट लिखा है इसका एग्जांपल दूंगा। देखो, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, मान लो उसकी पीजीबीपी की इनकम मान लो उसकी सिर्फ 2 लाख रुपए की है। पूरे साल की उसकी पीजीबीपी की इनकम सिर्फ 2 लाख रुपए की है। इसके अलावा मान लो उसके पास कुछ कैपिटल गेन की इनकम आती है। कैपिटल गेन में मान लो उसके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया अराउंड से 20 लाख का, से 20 लाख से उसके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। और उसने क्या किया, 54EC में उसने अगेन यहाँ पर 20 लाख की उसने पूरी यहाँ पर उसने एग्जेम्पशन ले ली। अब इसके बाद देखो, उसके पास कैपिटल गेन कितना है, टोटल है उसके पास नील। उसके पास ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आई? ग्रॉस टोटल इनकम आई उसके यहाँ पर 2 लाख। अब ये जो 2 लाख की फिगर है ना, ये जो 2 लाख की फिगर है, ये देखो आप इसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। लेकिन हमने क्या करना है, इस 2 लाख की फिगर को हमने देखना है बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, D, EC एंड F। यानी कि जो भी हमने सेक्शन 54 वाली सीरीज में जो भी हमने वहां पर डिडक्शन ली थी ना, जो हमने एग्जेम्पशन ली, सॉरी एग्जेम्पशन बोलते हैं उसको, जो हमने वहां पर एग्जेम्पशन ली थी, उसको आप यहाँ पर ऐड बैक करो। यहाँ पर मैं इसमें 20 लाख में ऐड कर दूंगा, टोटल हो जाएगा 22 लाख हो जाएगा। एंड 22 लाख हो गया, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा आ गया, हेंस यहां पर मेरे को उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ जाएगी, राइट। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है, कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल, कौन सा वाला, कोई आरओ मतलब यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर RNOR कवर नहीं है, यहां पर RNOR कवर नहीं है। हम बात करें सिर्फ एक ROR की। कोई ऐसा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है जिसका इंडिया के बाहर किसी एसेट में बेनिफिशियल ओनर है, या फिर कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल यानी कि ROR जो कि इंडिया के बाहर किसी एसेट का बेनिफिशियल ओनर है, या फिर उसके पास फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो उसको यहां पर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। या फिर उसके पास इंडिया के बाहर कोई बैंक अकाउंट है, उसकी साइनिंग अथॉरिटी है। ध्यान से देखो, मान लो कोई पर्सन है मिस्टर ए, उसके पास क्या है, इंडिया से बाहर मान लो उसके पास कोई बिल्डिंग है, इंडिया के बाहर कोई बिल्डिंग की ओनरशिप है, उसका वो बेनिफिशियल ओनर है। या फिर मान लो कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, मान लो आपने किसी दूसरी कंपनी के आपने शेयर खरीद लिए, या फिर आपने किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए, किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लिए, तो उसे बोला जाता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट।
किसी पर्सन के पास या तो कोई एसेट है या फिर कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कौन, कोई आरओआर होना चाहिए, आरओआर के पास है तो उसको यहाँ पर रिटर्न फाइल करनी पड़ जाएगी। उसके बाद देखो, उसके अलावा देखो, मान लो उसने क्या किया, इंडिया के बाहर कोई बैंक अकाउंट खुलवाया, मान लो कोई सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा दिया उसने इंडिया के बाहर, या फिर उसने कोई एफडी करवा दी, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगी, उसको भी यहाँ पर रिटर्न फाइल करनी पड़ जाएगी। एंड देखो इसके अलावा मान लो इस पर्सन के अलावा कोई ऐसा पर्सन है जो कि इंडिया के बाहर सिचुएटेड किसी एसेट का बेनिफिशियल ओनर नहीं है, उसका बेनिफिशियरी है। ध्यान से देखो, उसका बेनिफिशियरी, ही इज नॉट द ओनर, ही इज द बेनिफिशियरी। या फिर कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट का वो यहाँ पर बेनिफिशियल ओनर नहीं बल्कि उसका बेनिफिशियरी है, तो भी उसको यहाँ पर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ जाएगी। अब देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज देखो, मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, एक पर्सन है उसकी वाइफ मिसेज ए, एक पर्सन है मिस्टर ए, उसकी वाइफ है मिसेज ए। ऐसे केस में देखो, मान लो मिस्टर ए ने इंडिया के बाहर कोई बिल्डिंग खरीदी एंड उस बिल्डिंग से उसको रेंट आता है, उस बिल्डिंग से उसको रेंट आता है, तो जनरली क्या होता है, मिस्टर ए को वहां पर रिटर्न फाइल करनी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ही इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ दैट एसेट। लेकिन मान लो उसने क्या किया, जो टेनेंट है ना, टेनेंट को उसने बोला कि जो एसेट से मुझे रेंट आता है ना, वो मुझे मत दो, आप मेरी वाइफ को दे दो। तो ऐसे केस में उसकी जो वाइफ है ना, उसकी वाइफ बन जाएगी बेनिफिशियरी। शी इज नॉट द ओनर, बट शी इज गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम दैट एसेट। तो ऐसे केस में शी विल बी द बेनिफिशियरी, उसको रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी हो जाएगी। लेकिन एक पॉइंट और आता है, देखो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या कहता है, देखो ये पॉइंट कहता है कि अगर मान लो इंडिया के बाहर कोई सिचुएटेड एसेट था, वहां से आपको कुछ इनकम आती थी, एंड उस इनकम को अगर मान लो ये बेनिफिशियल ओनर ऑलरेडी अपनी इनकम के अंदर शो कर रहा है एंड उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा है, तो फिर यहाँ पर बेनिफिशियरी को अननेसेसरली यहाँ पर उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो इसने शो नहीं करा तो इसको भरनी पड़ेगी, अगर मान लो इसने शो कर दिया तो फिर इसको रिटर्न नहीं मैंडेटरी भरनी पड़ेगी। अब देखो बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? बेनिफिशियल ओनर मतलब कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसने इंडिया के बाहर किसी एसेट की कंसिडरेशन पे की थी और अब उसका बेनिफिट भी खुद उठा रहा है, या फिर किसी दूसरे पर्सन के बेनिफिट के लिए उसने लिया था। बेनिफिशियरी कौन है? कोई ऐसा इंडिविजुअल जो कि इंडिया के बाहर सिचुएटेड एसेट का बेनिफिट तो उठा रहा है लेकिन उसकी कंसिडरेशन उसने पे नहीं करी थी। यहां पर हमारे केस में कौन थी? मिसेज ए यानी कि मिस्टर ए की जो वाइफ थी वो यहां पर हमारी बेनिफिशियरी थी। इसके बाद देखो पहले हमने देखे यहाँ पर ये 4 पॉइंट हमने देख लिए। इन 4 पॉइंट में हमने देखा कि इन 4 लोगों को यहाँ पर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी मैंडेटरी है। इसके अलावा देखो कुछ और लोग होते हैं, यानी कि पहले वाले जो 4 देखे उसके अलावा कोई भी पर्सन अगर ये वाली ट्रांजैक्शन में आ जाता है ना, ये वाली ट्रांजैक्शन अगर करता है तो फिर उसको भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी मैंडेटरी हो जाएगी। अब ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? देखो पहली ट्रांजैक्शन है, अगर आपने क्या किया, आपने अपने करंट अकाउंट में, अपने पूरे प्रीवियस ईयर में आपने अपने करंट अकाउंट में मोर देन 1 करोड़ डिपॉजिट कर दिया, मोर देन 1 करोड़ इन एग्रीगेट, ऐसा नहीं कि एक बारी में, पूरे साल का मिलाकर मोर देन 1 करोड़ अगर आपने अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया तो आपको रिटर्न भरनी पड़ जाएगी। करंट अकाउंट क्या होता है? जैसे जो बिजनेस होता है, बिजनेस का जो बैंक अकाउंट होता है उसको बोला जाता है हमारा करंट अकाउंट। अगर आपने अपने बिजनेस के करंट अकाउंट में आपने मोर देन 1 करोड़ डिपॉजिट कर दिया इन एग्रीगेट तो आपको रिटर्न भरनी पड़ जाएगी। वैसे ही मान लो अगर आपने करंट अकाउंट में नहीं, उसकी जगह आपने अपने सेविंग अकाउंट में मोर देन 50 लाख इन एग्रीगेट आपने जमा करा दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो भी आपको यहां पर रिटर्न फाइल करनी पड़ जाएगी। इसके बाद देखो आपने क्या किया, आपने फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर इनकर किया इन एग्रीगेट मोर देन 2 लाख। किसके लिए? या तो अपने लिए या फिर किसी अदर पर्सन के लिए। फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब आप इंडिया से बाहर के घूमने जाते हो तो जो आपका खर्चा होता है ना, ये कहने कि अगर आपने मोर देन 2 लाख फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर किया तो आपको यहां पर रिटर्न भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। इसके बाद देखो अगर मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर किया इन एग्रीगेट मोर देन 1 लाख तो भी आपको रिटर्न भरनी पड़ जाएगी। इसके बाद देखो मान लो अगर आपके बिजनेस का टोटल सेल या फिर टोटल टर्नओवर अगर आपका मोर देन 60 लाख है तो भी आपको यहाँ पर रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर आपका प्रोफेशन का काम है तो आपके टोटल ग्रॉस रिसिप्ट पूरे साल की मोर देन 10 लाख है तो भी आपको यहाँ पर रिटर्न भरनी पड़ेगी। एंड इसके अलावा मान लो आपको ऐसे हो जिसके पूरे साल में जितना भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है या फिर जितना भी टीसीएस कलेक्ट हुआ है इन एग्रीगेट सारा मिला के पूरे साल का 25,000 और मोर है तो भी आपको यहाँ पर रिटर्न भरनी पड़ेगी। एंड ये जो लिमिट है ना 25,000 की, ये एक्चुअल में 50,000 हो जाएगी अगर हम बात करें किसी रेजिडेंट सीनियर सिटीजन की बात करें तो 25,000 से बढ़ के हो जाएगी हमारी 50,000 की। अब देखो ये मैं बताऊं, ये जो है ना किन किन लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन आपका जनरली आ जाता है। तो देखो आपने ये 4 पॉइंट पहले तो याद करने हैं, उसके अलावा आपने ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इन पॉइंट्स को आपने कम से कम 5 से 6 बार अच्छे से रीड करना है। आप इनको कम 5 से 6 बार रीड करोगे आपको तब भी आसानी से ये याद हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका यूजुअली पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, राइट? तो सर एक बात बताओ, क्या हमें अपनी जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होती है क्या उसकी हमारी कोई ड्यू डेट भी होती है?
द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। यहाँ पर हमारी एक ड्यू डेट होती है। अगर मान लो आपको ऐसे असेसी हो जिसके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगते हैं, यानी कि आपको ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट बनानी पड़ती है। ये क्या होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग आपका सीए फाइनल पे आएगा जब आप इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ोगे तब आएगा। अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट बनाते हो या फिर आप किसी ऐसे असेसी के पार्टनर हो, मान लो कि पार्टनरशिप फर्म है जिसको ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई करता है, मान लो आप उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो, तो ऐसे केस में आपके लिए एज वेल उस असेसी के लिए यहाँ पर 30th नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर उसकी यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो हमारा असेसमेंट ईयर है 25-26 अब देखो 25-26 के लिए हमारा क्या है 30th नवंबर हो जाएगा, हमारा 30th नवंबर 2025 यहां तक अगर आपने रिटर्न को फाइल कर देना है अगर आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगते हैं। इसके बाद देखो एक तो हमारी होगी ये वाली कैटेगरी। इसके बाद देखो कोई एनी कंपनी नॉट कवर्ड अबव, यानी कि कोई भी कंपनी जिसके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई नहीं करती वो कहां कवर होगी, वो यहां पे कवर होगी। एनी कंपनी नॉट कवर्ड अबव या फिर कोई भी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको अपना ऑडिट कराना है, कोई भी ऑडिट वाली पार्टी है, कोई भी ऑडिट वाला पर्सन है, तो उसको यहाँ पर उसके वो हमारी इस वाली कैटेगरी में आएगी। एंड तीसरा कौन, कोई ऐसा पर्सन जो कि ऑडिट कराना, मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म की कोई पार्टनर है ना, उस पार्टनरशिप फर्म की जो पार्टनर है उनकी भी ड्यू डेट हमारी यहां पर आ जाएगी। क्या होगी हमारी 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। ध्यान से देखो 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर किसके लिए, एनी कंपनी नॉट कवर्ड अबव जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए नहीं आती वो वाली कंपनी, कोई भी पर्सन जिसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करानी है वो, या फिर कोई पर्सन जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करानी है उस पर्सन के कोई पार्टनर्स है तो उसके लिए भी यहाँ पर 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर यहाँ पर हमारी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग बन जाएगी। इसके बाद देखो इन एनी अदर केसेस, यानी कि छोटे मोटे एसएससी, अगर आप इनको हटा दो और इनको हटा दो तो सिर्फ हमारे यहाँ पर छोटे मोटे एसएससी बचे, जैसे कोई हमारा सैलरी वाला एसएससी बन गया, फिर कोई भी ऐसा एसएससी जिसको ऑडिट नहीं कराना जो हमारा 44 AB था ना उसकी बात कर रहा हूँ, 44 AB में जो हमारा टैक्स ऑडिट था उसकी बात कर रहा हूँ। अगर उसको ऑडिट नहीं कराना एनी अदर केस में तो 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर यहां तक उसने अपनी रिटर्न को फाइल कर देना है। 3 डेट्स हैं, एक तो 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, एक है आपकी 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, ये हमारी ऑडिट वाले केस में, और उनके कोई पार्टनर है तो वो, प्लस एनी कंपनी जो कि यहां पर कवर नहीं होती ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए। एंड 30th नवंबर किसके लिए, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए, एज वेल एज उन एसएससी का कोई पार्टनर है तो वो भी यहां पर कवर हो जाता है। 3 डेट से आपने अच्छे से इसको याद रखना है। इसके बाद आता है हमारा लॉस रिटर्न, यानी कि सेक्शन नंबर 139(3। ये सेक्शन क्या कहता है, देखो ये वाला प्रोविजन कहता है कि देखो मैंने आपको बताया था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले टॉपिक में कि वहां पे हमने देखा था कि अगर हमें कुछ लॉस होता है उसको हम पहले सेट ऑफ करते हैं, पहले हम इंट्राहेड करते हैं, फिर हम उसको इंटरहेड सेट ऑफ करते हैं, उसके बाद कुछ लॉस बचता है तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, राइट। वो मैंने आपको वहां पे बताया था। यहाँ पे कहते हैं कि अगर मान लो आपको कोई लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है ना, तो आपको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम अप टू द ड्यू डेट तक आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ये जो पीछे हमने ड्यू डेट देखी ना, ये देखो ये 3 डेट देखी, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, इन 3 ड्यू डेट्स तक आपको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर देनी है। अगर आप नहीं करते तो आपके जो लॉसेस थे ना आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, आप उसको अब जाकर भूल जाओ, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे अगर आपकी ड्यू डेट निकल गई तो। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको पीजीबीपी हेड के अंदर किसी भी तरह का लॉस होता है, एनी बिजनेस लॉस, यानी कि पीजीबीपी हेड का कोई भी लॉस होता है, जैसे आपको नॉर्मल बिजनेस में कुछ आपका लॉस हो गया वो, या फिर आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस का कुछ लॉस हो गया वो, या फिर आपका स्पेसिफाइड जो आपका सेक्शन 35 AD वाला बिजनेस था उसमें आपको कुछ लॉस हो गया तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा देखो अगर आपको कैपिटल गेन हेड के अंदर मान लो कुछ लॉस हो गया, मान लो आपको कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया या फिर कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, उसको भी आप यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एंड इसके अलावा लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसहॉर्स, इसको भी आप यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगर आपने इन सब चीजों को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगर आपने ड्यू डेट तक आपने अपनी रिटर्न फाइल यहाँ पर नहीं करी। अच्छा देखो यहाँ पर कुछ नोट दे रखे, देखो पहला पॉइंट कहता है वी आर टॉकिंग अबाउट कैरी फॉरवर्ड लॉसेस नॉट सेट ऑफ। इसका मतलब कि हम जो पहले इंट्रा हेड एंड इंटर हेड सेट ऑफ करते थे ना, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, वो आप तब भी कर लो। अगर आप रिटर्न अपनी लेट फाइल कर रहे हो आप उसको तब भी कर सकते हो। हमारी रिस्ट्रिक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कैरी फॉरवर्ड के ऊपर है, यानी कि अगले साल नहीं लेके जा सकते उसको। इसके बाद देखो एक पॉइंट कहता है, ये पॉइंट कहता है कि देखो ये वाले जो सारे लॉसेस थे ना, ये वाले सारे लॉसेस थे, इनको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने लेट फाइल करा तो आप इनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की, या फिर मैं बात करूं अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की, तो ये दोनों ऐसी चीजें जिनको आप लेट फाइल करोगे ना रिटर्न, तब आप इसको जाकर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी कि 2 आइटम्स कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट। एक है अपना लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी हेड का कोई लॉस है वो, या फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये दोनों चीजें आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसके अलावा देखो ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट,
This condition is only for the assessment year in which loss is to be carried forward, not the assessment year in which the carried forward loss is claimed. ये देखो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एग्जांपल से दिखाता हूं, देखो ध्यान से। मान लो हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 24-25 की हम बात कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर 24-25 में मुझे हो जाता है लॉस, एंड मैंने जो अपनी रिटर्न है वो अपनी मैंने लेट फाइल करी, मैंने ड्यू डेट तक उसको फाइल नहीं करा, और ये जो मुझे कुछ लॉस हो गया तो इसको मैं आगे चलकर कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? द आंसर इज इसको मैं बिल्कुल भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मान लो मुझे प्रीवियसली 24-25 में हो जाता है प्रॉफिट, इसमें हो जाता है मुझे प्रॉफिट, और मैंने इसके रिटर्न लेट फाइल करी, लेकिन मेरे पास कुछ प्रीवियस हमारे जो पुराने साल थे, पुराने साल के हमारे पास कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे, तो बताओ उनको मैं यहां पर सेट ऑफ कर सकता हूं कि नहीं? कुछ हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे पुराने सालों के, उनको मैं सेट ऑफ कर सकता हूं कि नहीं? मैंने अपने रिटर्न ऑफ इनकम लेट फाइल करी है, तो क्या तो भी मैं अपने पुराने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को यहां पर सेट ऑफ कर सकता हूं? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन है ना कैरी फॉरवर्ड की, ये सिर्फ करंट ईयर के ऊपर है। करंट ईयर में अगर आपने लेट फाइल करी तो करंट ईयर का जो लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर पुराने साल का कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है ना, जो अपने पुराने सालों में आपने कैरी फॉरवर्ड करके करंट ईयर में आप ब्रॉड फॉरवर्ड करके ला रहे हो, वो वाले आप सेट ऑफ कर सकते हो, चाहे आपने रिटर्न लेट फाइल करी हो तब भी। This condition is only for the assessment year in which the loss is to be carried forward. पुराने किसी साल के लिए वाली रिस्ट्रिक्शन हमारी नहीं है। इसके बाद आता है हमारा बिलेटेड रिटर्न, सेक्शन नंबर 139(4) बिलेटेड रिटर्न। अब एक बात बताओ, मान लो हमारी ड्यू डेट निकल गई, हम भूल गए थे, हमने ड्यू डेट तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, तो क्या हम उसके बाद रिटर्न फाइल कर सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, हम कर सकते हैं। उसको बोला जाता है हमारी बिलेटेड रिटर्न। इफ द रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट फाइल्ड अप टू द ड्यू डेट, तो उसके बाद जो असेसी रिटर्न फाइल करेगा उसको बोलेंगे बिलेटेड रिटर्न। अब देखो बिलेटेड रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हो? बिलेटेड रिटर्न की भी एक ड्यू डेट होती है, वो होती है हमारी 3 months बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। देखो हमारा क्या है प्रीवियस ईयर है 24-25 का हमारा असेसमेंट ईयर क्या है 25-26 की 31 दिसंबर तक 3 months बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इसका असेसमेंट ईयर का एंड कब होगा? वो होगा हमारा 31 मार्च। इसके एंड से, इस डेट से 3 महीने पहले, यानी कि 31 दिसंबर। आपको क्या याद रखना है? 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी कि 31 दिसंबर 2025 ये डेट आपने याद रखनी है। इस डेट तक आपने अपनी बिलेटेड रिटर्न को फाइल कर देना है। या तो ये वाली डेट 3 months बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि 31 दिसंबर, या फिर बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन ये जो पॉइंट है ना बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, ये आपका सी फाइनल का है। अभी के लिए इसको बोलो, आपको सिर्फ एक डेट याद रखनी है, ये वाली 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। अच्छा देखो एक बात बताओ, अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी तो क्या आपके ऊपर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस लगाए जाएंगे? द आंसर इज यस, बिल्कुल लगाए जाएंगे। एक तो हमने अभी देखा, ये जो हमने ऊपर देखा, यहाँ पर हमने लॉस रिटर्न में हमने जो देखा कि भाई अपना लॉसेस को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। एक तो हमारा ये हो गया, यानी कि लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड एक्सेप्ट एज स्पेसिफाइड अबव, यानी कि ये जो 2 थे ना हमारे हाउस प्रॉपर्टी के और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये दोनों कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। इसके बाद देखो अगर आपने 80JJAA के अंदर या फिर 80QQB या फिर 80RRB के अंदर आपने कोई भी डिडक्शन लेनी थी, याद है कौन सी है? ये हमारी वो थी, ये हमारी न्यू एम्प्लॉयज वाली थी, और ये दोनों हमारी रॉयल्टी वाली थी। इन दोनों डिडक्शन को अगर आपने क्लेम करना था ना, तो अब आप उनको भूल जाओ, इनको आप नहीं ले सकते अगर आपने रिटर्न अपनी लेट फाइल करी तो। इसके बाद देखो अगर आपने 10AA की आपने कोई डिडक्शन लेनी थी, वो जो हमारी SEZ वाली होती थी, वो भी अब आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा, कौन सा? इंटरेस्ट ऑन डिले इन रिटर्न फाइलिंग, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, इसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन डिले इन रिटर्न फाइलिंग। कितना? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। इसको हमने डिटेल में कवर किया हमारे एडवांस टैक्स वाले टॉपिक में। इसको हमने काफी डिटेल में देखा है। वो जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है ना TDS thesis वाली, उसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो यही है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से देख के जाना है एडवांस टैक्स वाले टॉपिक में। इसके बाद देखो आपके ऊपर एक फीस लगाई जाएगी, उसको बोला जाएगा लेट फाइलिंग फीस अंडर सेक्शन 234। कितनी? 5000 की, यानी कि आपको 5000 रुपए की एक्स्ट्रा आपको पैसे देने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ लेट फाइलिंग फीस। और देखो ये जो लिमिट है ना 5000 की, एक्चुअल में हो जाएगी आपकी 1000 अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो अप टू 5 लाख है। टोटल इनकम अगर आपकी अप टू 5 लाख, यानी ज्यादा इनकम नहीं है, थोड़ी बहुत इनकम थी, अप टू 5 लाख, तो ये जो लेट फाइलिंग फीस है आपकी 5000 ना होकर आपकी 1000 रहेगी, राइट? ये था हमारा कंसेप्ट हमारी बिलेटेड रिटर्न का। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 139(5) रिवाइज रिटर्न। ये प्रोविजन क्या कहता है? देखो ये प्रोविजन कहता है कि अगर आपने 139(1) में आपने रिटर्न फाइल कर दी, या फिर आपने 139(3) में आपने लॉस रिटर्न फाइल कर दी, या फिर आपने 139(4) में आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दी, और अब आप चाहते हो कि उसको मैंने रिवाइज करना है,
उसको मैंने रिवाइज करना है, तो अब आप उसको रिवाइज करते हो तो आप उसको 139(5) में रिवाइज कर सकते हो और उसको बोलेंगे रिवाइज रिटर्न। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आपकी जो रिवाइज रिटर्न है ना वो सिर्फ 2 ही रीजन से हो सकती है, 2 ही रीजन से आप उसको यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो। पहला रीजन आपका ओमिशन एंड दूसरा रीजन आपका रॉन्ग स्टेटमेंट। या तो क्या हुआ, या तो आपने कोई चीज ओमिट कर दिया, आपने कोई इनकम दिखाना ही भूल गए, कोई इनकम आप दिखाना भूल गए, यानी कि ओमिशन की वजह से आप उसको रिवाइज कर रहे हो, या फिर आपने रॉन्ग स्टेटमेंट, आपने कोई इनकम गलत तरीके से आपने कैलकुलेट करके दिखा दी, तो आपको यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट मान के आप उसको यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको रिवाइज कर सकते हो। 2 रीजन है, एक है ओमिशन, एक है रॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या हमारी रिवाइज रिटर्न की भी कोई ड्यू डेट होती है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। इसकी भी एक ड्यू डेट होती है, वो होती है 3 मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इसका मतलब जो सेम हमने देखा था ना अपने बिलेटेड रिटर्न का, बिल्कुल सेम 31 दिसंबर 2025, 31 दिसंबर 2025 ये है आपकी ड्यू डेट ऑफ रिवाइज रिटर्न। और ये है या तो ये है या फिर बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, लेकिन इसको आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, फाइनल में आएगा, फाइनल में देखेंगे। अभी के लिए याद रखो 31 दिसंबर 2025, वो आपने याद रखना है। अच्छा सर एक बात बताओ, हम अपनी रिवाइज रिटर्न कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं? द आंसर इज आप उसको कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हो, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। यहां पर कोई लिमिट नहीं है, आप उसको अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स यहां पर आप उसको रिवाइज कर सकते हो। आप चाहो तो उसको 50 बार भी रिवाइज कर सकते हो, राइट। अच्छा एक बात बताओ, हाँ देखो ये पॉइंट देखो, ये जो हमारी रिवाइज रिटर्न होगी ना, ये हमारी ओरिजिनल रिटर्न को हर तरीके में ऑल एस्पेक्ट्स में उसको सब्स्टिट्यूट कर देगी। यानी कि आपके ओरिजिनल रिटर्न में जो कुछ भी लिखा था ना, उस पूरे के पूरे को हम इग्नोर कर देंगे एंड ओनली हम अपने रिवाइज रिटर्न के अंदर के कंटेंट को ही देखेंगे। ओरिजिनल रिटर्न को अब हम सारे के सारे लोग भूल जाएंगे, राइट। एक तो ये पॉइंट। दूसरी बात देखो, सारी चीजों में उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, लेकिन डेट ऑफ फाइलिंग को यहां पर सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा। डेट ऑफ फाइलिंग आपकी ओरिजिनल रिटर्न की ही ली जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जब आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हो तो 5,000 रुपए की यहां पर फीस लगती है, राइट, मैंने आपको बताया था। लेकिन मान लो देखो, इस प्रोविजन की वजह से मान लो आपने ओरिजिनल आपने फाइल करी थी, ओरिजिनल आपने फाइल करी थी मान लो यहां पर 30 जून को, एंड आपकी जो ड्यू डेट है वो आपकी 31 जुलाई है, यानी कि ड्यू डेट से आपने पहले कर दी। फिर आपने क्या किया, आपने रिवाइज की मान लो 26 सितंबर, मान लो आपने इस डेट, ऐसे रैंडम डेट ले रहा हूं, मान लो आपने 26 सितंबर को आपने उसको रिवाइज कर दिया। तो ऐसे केस में ऐसा नहीं होगा कि आपने उसको रिवाइज करा तो आपकी अब डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ये मान लेंगे एंड फिर बिलेटेड मान के आपके यहाँ पर उसके ऊपर 5,000 रुपए की आपके ऊपर फीस लगा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपने रिटर्न को रिवाइज किया तो आपके सारे एवरी एस्पेक्ट में हम ओरिजिनल को इग्नोर करेंगे एंड न्यू वाली लेंगे, लेकिन जो डेट ऑफ फाइलिंग होगी ना वो हम हमेशा ओरिजिनल वाली की ही चलते रहेंगे, ओरिजिनल वाली की यहाँ पर चलती रहेगी। हम क्या करेंगे, 30 जून को यहाँ पर अपनी डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न मानेंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 139(9). ये सेक्शन बात करता है डिफेक्टिव रिटर्न की। मतलब आपने क्या किया, आपने भी रिटर्न तो फाइल कर दी, लेकिन आपके रिटर्न में कुछ डिफेक्ट निकला, कुछ गलत निकला। आपने क्या किया, या तो अपनी रिटर्न आपने गलत फॉर्म में भर दी, जो आपका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म था ना, आपका ITR 1, ITR 2, ITR 3, 4, 5, उसमें नहीं भरी, आपका जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म था आपने उसमें नहीं भरी, आपने गलत फॉर्म में भर दी। या फिर आपने क्या किया, आपने रिटर्न तो भर दी, लेकिन रिटर्न भरते हुए साथ में प्रूफ ऑफ टैक्स पेमेंट, जो आपका चालान होता है, जो आपका पेमेंट का चालान जनरेट होता है, वो आपने साथ में लगाया नहीं, वो साथ में अटैच नहीं किया आपने। या फिर हो सकता है अगर आप टैक्स ऑडिट के अंदर कवर होते हो, एंड आपने क्या किया, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को आपने सबमिट नहीं किया, उसको सबमिट करने से पहले ही आपने अपनी रिटर्न भर दी। तो ऐसे केस में इन तीन केस में आपकी जो रिटर्न जाती है ना, उसको डिफेक्टिव मान लिया जाता है। यानी कि आपके रिटर्न में कुछ डिफेक्ट है, उसको ठीक करो। अगर मान लो आपके जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव हो जाती है, तो ऐसे केस में जो असेसिंग ऑफिसर है ना, वो क्या करेगा, वो आपको इंटीमेट करेगा कि भाई आपकी जो रिटर्न है वो आपकी डिफेक्टिव है, एंड आपको 15 डेज का टाइम देगा, 15 दिन का, ध्यान से देखो, 15 डेज का आपको टाइम देगा, या फिर सच एक्सटेंडेड टाइम एज डिस्कस्ड, यानी कि आप उससे बात भी कर सकते हो कुछ एक्सटेंशन के लिए, लेकिन आप याद रखो 15 डेज, आपको 15 दिन का टाइम देगा। अगर आपने 15 दिन के अंदर ये वाली गलती सुधार ली, आपने उसको सही फॉर्म में डाल दिया, या फिर आपने क्या किया, प्रूफ ऑफ पेमेंट साथ में लगा दिया, या फिर आपने क्या किया, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपने साथ में सबमिट कर दी, अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर उसको वैलिड मान लिया जाएगा। अगर मान लो आपने ऐसा नहीं किया विद इन द टाइम लिमिट, तो उस आपकी जो रिटर्न आपने फाइल करी ना, उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा। इनवैलिड मतलब वॉइड एब इनिशियो, इसका मतलब मान लिया जाएगा कि आपने कभी रिटर्न भरी नहीं थी, एंड मान लिया जाएगा कि भाई आपकी जो रिटर्न है वो इनवैलिड हो जाएगी, राइट। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है सेक्शन नंबर 139(8)(a), अपडेटेड रिटर्न। देखो ये जो प्रोविजन है ना अपडेटेड रिटर्न का, ये थोड़ा सा अलग प्रोविजन है, ध्यान से देखो स्टार्टिंग में हमने देखा एक होता है हमारा रिवाइज रिटर्न, एक होता है हमारा बिलेटेड रिटर्न, और उन दोनों की हमारी जो ड्यू डेट होती है वो होती है हमारी 31
31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर यानी कि 31 दिसंबर 2025 वो हमारी उसकी ड्यू डेट होती है। ये जो प्रोविजन है ना, ये अपडेटेड रिटर्न वाला प्रोविजन, ये उससे भी एक स्टेप फर्दर जाता है। ये कहता है कि विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि 25-26 के असेसमेंट ईयर 25-26 के खत्म होने के बाद भी आगे के 2 साल तक, यानी कि 24 मंथ्स तक आप अपने रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। देखो एक एग्जांपल से देखो, ध्यान से देखो, ये देखो ये हम एक टाइमलाइन बनाता हूं। देखो ये देखो, मान लो ये हमारा प्रीवियस ईयर है 24-25 और ये है हमारा असेसमेंट ईयर 25-26। तो ऐसे केस में इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि देखो अगर आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है ना, तो आपने विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तक कर देनी है। यानी कि ये हमारा हो गया असेसमेंट ईयर का एंड। ये क्या है हमारा 31 मार्च 2026। यहां से 24 मंथ्स आगे तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 20 कितना हो गया ये 31 मार्च 2028। ईयर कौन सा हो गया, ये एक हो गया हमारे 26-27 और एक हो गया हमारा 27-28। ये देखो 31 मार्च 2028 तक आप अपनी अपडेटेड रिटर्न यहां पर आप फाइल कर सकते हो, ये प्रोविजन कहते हैं। लेकिन अपडेटेड रिटर्न में ना कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि अपडेटेड रिटर्न में ना आपकी जो इनकम है, आपकी इनकम बढ़नी चाहिए। यानी कि इन शॉर्ट, इन अपडेटेड रिटर्न अगर आप फाइल कुछ कर रहे हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना ही पड़ेगा। ये हमारी कंडीशन है हमारी अपडेटेड रिटर्न की। यानी कि अपडेटेड रिटर्न जो होती है ना, वो कोई रिटर्न ऑफ लॉस नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपडेट कर रहे हो एंड अब आप अपने पुराने कुछ लॉस बता रहे हो, अब आप हमें लॉस नहीं बता सकते। पहली बात ये होगी कि अपडेटेड रिटर्न में आपका जो टैक्स है वो बढ़ना चाहिए। दूसरी बात क्या है, अगर मान लो आपका पहले आपकी जो ओरिजिनल रिटर्न थी उसमें कुछ रिफंड नहीं था, लेकिन अब आप अपडेट कर रहे हो तो आपका रिफंड आ रहा है, तो वो भी आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर मान लो कुछ रिफंड आपका पहले था, अब आपका रिफंड इंक्रीज हो रहा है, तो आप वो भी नहीं कर सकते। या फिर अगर आपकी पहले टैक्स लायबिलिटी थी एंड अब आप अपडेट करके अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने का सोच रहे हो, तो आप वो भी नहीं कर सकते। एंड ये तो हमारी एक बात होगी कि हमारी टैक्स लायबिलिटी जब बढ़ेगी, सिर्फ बढ़ेगी ना, तभी यहां पर हम उसको अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरी बात एक है कि अगर मान लो हमने किसी एक असेसमेंट ईयर, हम अभी क्या बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 25-26 की, मान लो हमने 25-26 की एक बारी हमने अपडेटेड रिटर्न पहले फाइल कर दी ना, तो उसको बार बार अपडेट नहीं कर सकते, यानी कि दोबारा अपडेट नहीं होगी। अपडेटेड रिटर्न इज ऑलरेडी फाइल्ड इन द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो उसकी हम दोबारा से यहां पर उसके अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ, ये प्रोविजन लाया क्यों गया? ये प्रोविजन इसलिए लाया गया था क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि जो हमारे असेसीज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपना ब्लैक मनी कमाते हैं। ब्लैक मनी मतलब ऐसा मनी जो कि डिक्लेयर नहीं किया जाता हमारी गवर्नमेंट को, छुपा छुपा के कमाए जाते हैं, वो ऐसे इनकम कमाते हैं। और एक बार मान लो उन्होंने इस प्रीवियस ईयर में मान लो उन्होंने इनकम कमा ली ब्लैक मनी वाली, और असेसमेंट ईयर में उसको उन्होंने छुपा लिया, उनको वो गवर्नमेंट को डिक्लेयर नहीं किया, अपनी एज एन इनकम दिखा के उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया। तो ऐसे केस में ना कई बार क्या होता है, इस पूरे पीरियड में उन्होंने नहीं किया, तो उनके बाद उनका जो टाइम लिमिट होता है, जो हमारा बिलेटेड रिटर्न का जो हमारा टाइम लिमिट था 31 दिसंबर का, वो निकल गया। तो उसके बाद भी ना गवर्नमेंट ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी, आप एक काम करो, अगर आपको अभी भी लगता है कि भाई मुझे डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो एक काम करो, यहां से लेकर आगे के 2 साल तक का आपको एक्स्ट्रा यहां पर टाइम दिया जाएगा। वहां पर आप एक काम करो, अपडेटेड रिटर्न दे दो, अपडेटेड रिटर्न फाइल करके जो आपका एक्स्ट्रा टैक्स बनता है वो दे दो। इसलिए ये वाला प्रोविजन लाया गया था। मतलब कि अपडेटेड रिटर्न अगर आप फाइल करो ना, तो वो लॉस का रिटर्न नहीं होनी चाहिए, उसमें आपका रिफंड नहीं आना चाहिए। अगर पहले रिफंड था तो रिफंड बढ़ना नहीं चाहिए, आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा थी तो टैक्स लायबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए। एंड एक बात और, एक बार आपने अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी तो बार बार आप उसको फाइल नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि आपने हर 6-6 महीने में अपनी रिटर्न को अपडेट करते जा रहे हो। अच्छा देखो, एक बात और आती है, अपडेटेड रिटर्न कैन बी सबमिटेड वेदर और नॉट द असेसी हैज सबमिटेड रिटर्न अंडर दिस सेक्शन। यानी कि आपने 139(1) में जो आपकी नॉर्मल रिटर्न थी वो, या फिर 139(4) में जो आपकी वो थी बिलेटेड ये थी, या फिर जो 139(5) में जो आपकी रिवाइज थी, अगर आपने ये तीनों फाइल नहीं करी ना, तो भी आप डायरेक्टली अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। मतलब आपने कोई भी इनकम नहीं दिखाई, पहले आपने जीरो इनकम दिखाई, आपने ये रिटर्न ही फाइल नहीं करी थी, उसके बाद भी आप ये वाला आपका पूरा पीरियड निकल गया, तो भी उसके बाद आप जाकर अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन देखो एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट हमें इतनी छूट दे रही है कि भाई आगे चलकर आगे के 2 साल तक भी आप उसको डिक्लेयर करना चाहो तो कर सकते हो, तो यहाँ पर हमारे ऊपर गवर्नमेंट थोड़ी सी पेनल्टी भी लगेगी। यहाँ पर हमें पे करना होता है कुछ एडिशनल टैक्स, यानी कि जो इनकम हम अपनी अपडेटेड रिटर्न के अंदर शो करने जा रहे हैं ना, उसके ऊपर जो टैक्स एज वेल एज जो इंटरेस्ट बनता है, वो तो हमने देना है। उसकी एडिशन में एक हमें एडिशनल टैक्स भी देना है, उसको बोला जाता है एडिशनल टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न। अब ये एडिशनल टैक्स कैसे निकलता है, देखो ध्यान से देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बार इसको मिटा लेता हूं। देखो
ये देखो, एक मैं आपको दिखाता हूँ छोटा सा कंसेप्ट हमारा यहाँ पे। ये देखो, एक मैं इसको मिटा लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये पहला पॉइंट कहता है कि इफ द अपडेटेड रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट। ये टाइम लिमिट कौन सी थी? ये थी हमारी 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। यानी कि देखो, हमारा जो असेसमेंट ईयर है 25-26, इसकी एक डेट थी यहाँ पर, ये थी हमारी 31 दिसंबर 2025। 31 दिसंबर 2025 तक या तो आपने रिटर्न को रिवाइज करना था, या तो आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी थी। उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं था रिटर्न फाइल करने का। उसके बाद आप सोच नहीं सकते थे रिटर्न फाइल करने का। फिर एक कंसेप्ट आया हमारा अपडेटेड रिटर्न का। ये कहते हैं कि आपने 31 दिसंबर 2025, उसके बाद आपने रिटर्न फाइल करी, लेकिन आपने कहां तक करी? यहां तक कर दी। आपने करी 31 मार्च 2027 तक, यानी कि बिफोर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। आपका असेसमेंट ईयर है, आपका असेसमेंट ईयर खत्म कब हो रहा है? वो रहा आपका 31 मार्च 2026, यहां से लेकर 12 मंथ्स तक, यानी कि 31 मार्च 2027, यानी कि इस डेट तक, इस एक साल की पीरियड, एक साल प्लस 3 महीने, इस पीरियड तक अगर आपने अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी ना, तो जो आपका एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा है प्लस इंटरेस्ट बन रहा है, वो तो आपने देना ही देना है। प्लस उस एक्स्ट्रा टैक्स प्लस इंटरेस्ट के ऊपर आपका जो जितना भी उसका एग्रीगेट बन रहा है, उसका 25% आपने एक्स्ट्रा देना है एज एडिशनल टैक्स। उसका 25% आपने एक्स्ट्रा देना है। मान लो फॉर एग्जांपल, आपके अपडेटेड रिटर्न में आपका जो टैक्स बन रहा था एक्स्ट्रा, जो आपका एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा था, मान लो 2,50,000 का बन रहा था, मान लो 2,50,000 का आपका एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा था, और उसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट था ना, जो इंटरेस्ट था मान लो 25,000 का आपका और आ रहा था, तो इन दोनों का आप करोगे टोटल 2,75,000। इस 2,75,000 पे आप क्या करोगे? ये तो आपने पे करना ही, तो पे करना ही करना है, प्लस इसका आप कर दोगे 25%। जो भी हमारे यहाँ पर टोटल आएगा, ये होगा हमारा एग्रीगेट जो हमने पे करना है हमारी अपडेटेड रिटर्न में। ध्यान से देखो, यहां पर आप एडिशनल टैक्स पे कर रहे हो 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट। ये तो हमारी एक बात हो गई। दूसरी बात, मान लो आपने यहां तक आपने टैक्स पे नहीं किया, यहां तक आपने अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं करी, तो आपने क्या करना है? आपने यहां तक फाइल कर देनी है। इट मींस if updated return is filed between completion of 12 months from the relevant assessment year but before completion of 24 months from the relevant assessment year। ध्यान से देखो, हमारा relevant assessment year यहाँ पे खत्म हो गया, इसके बाद 12 मंथ्स हो गए यहाँ। अब हम बात कर रहे हैं कि इस पीरियड के बीच में अगर आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल करी है ना, तो आपके ऊपर एडिशनल टैक्स कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा। देखो, ये कह रहे हैं इफ द अपडेटेड रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द असेसमेंट ईयर, यानी कि ये वाला डेट, बट कहां तक? बिफोर कंप्लीशन ऑफ 24 मंथ्स फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यहां तक, इस पीरियड के बीच में आपने किया, तो आपके ऊपर जो आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट लगना था वो तो लगेगा ही। इसके साथ में जो एडिशनल टैक्स लगेगा वो लगेगा आपका 50% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट। यहां पर अगेन जो हमारा एग्जांपल था 2,50,000 प्लस ये तो हमारा टैक्स था, प्लस 25,000 का हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया, 2,75,000। इसका आप करोगे 50%, इतना आप और दोगे। इनका आप जो टोटल आएगा ना, ये टैक्स प्लस एडिशनल टैक्स जो टोटल आएगा, ये अमाउंट आपने पे करना है हमारी अपडेटेड रिटर्न के अंदर। ये था हमारा कंसेप्ट अपडेटेड रिटर्न का। थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप एक काम करो, आप इसको 2 बार सुनो। ये इंटर लेवल पे थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, आप 2 बार सुनोगे, हो सकता है 3 बार भी सुनना पड़े, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखो, एक छोटा सा हमारा कंसेप्ट आता है, इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। भाई सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मीनिंग क्या होता है? देखो, मैं आपको बात बताऊं, जो भी टैक्स आप असेसमेंट ईयर के अंदर पे करते हैं ना, उसको बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अब ये कैसे होता है? देखो, जो भी आपका टोटल टैक्स, यानी कि आपकी जितनी भी टोटल इनकम होती है ना, पूरी टोटल इनकम पे आपको जितना भी टैक्स बनता है, हमारे जो टैक्स रेट होते हैं वो लगाकर जितना भी टैक्स बनता है उसको बोलते हैं टोटल टैक्स पेबल। उसमें से आप माइनस करते हो कोई भी प्रीपेड टैक्स है, जैसे आपका साल में आपको कुछ टीडीएस कट गया, या आपका टीसीएस कलेक्ट हो गया, या फिर आपने एडवांस टैक्स पे किया था, तो वो माइनस कर दो। एंड उसमें काम करो, कोई इंटरेस्ट लगता है तो वो ऐड कर दो, या फिर कोई लेट फीस है तो वो भी ऐड कर दो। टोटल इन तीनों का आप टोटल करते हो ना, तो वो बनता है आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये वो टैक्स होता है जो कि आपने अपनी फाइनल जो आप रिटर्न भरते हो ना, रिटर्न भरने से पहले आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स को यहां पर पे कर देना होता है। उसके बाद देखो, ये पॉइंट लिखा है, असेसी इज रिक्वायर्ड टू पे नेट टैक्स ड्यू बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। यानी कि जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से पहले पे कर देना होता है। उसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम में उसका चालान दिखाना होता है, उसका चालान नंबर उसके अंदर दिखाना होता है। इसके बाद देखो, इफ नेट टैक्स ड्यू इज शॉर्ट पेड, यानी कि आपने
जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आपने पे किया वो कम पे कर दिया, तो जो उसको ना एडजस्ट करेगी गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको एडजस्ट करेगी। सबसे पहले उसको फीस के ऊपर लगाएगी, सबसे पहले फीस कवर करेगी, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट था ना उसको यहाँ पर वो टैक्स के ऊपर लगाएगी, उसको टैक्स के ऊपर लगाएगी। इसलिए ये हमारा कंसेप्ट था हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। देखो एक बार क्या होता है, एक बार हमने रिटर्न फाइल कर दी ना, तो रिटर्न फाइल करने के बाद ना एक बार उसको वेरीफाई करना होता है, एंड उसको वेरीफाई करने के लिए एक सिस्टम होता है ओटीपी वगैरह का, उसको बोला जाता है वेरिफिकेशन। लेकिन देखो अगर मान लो जो रिटर्न है किसी इंडिविजुअल की, तो उसको वेरीफाई कौन करेगा, उसको वेरीफाई करेगा वो इंडिविजुअल खुद उसको वेरीफाई करेगा। लेकिन मान लो वो इंडिविजुअल इंडिया में प्रेजेंट ही है, या फिर वो जो इंडिविजुअल है वो मेंटली इनकैपेसिटेटेड है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में कोई भी पर्सन कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई ऑन बिहाफ ऑफ हिम, वो पर्सन उसकी रिटर्न को यहाँ पर वेरीफाई कर देगा। उसके बाद देखो एचयूएफ के केस में उसका जो कर्ता होता है वो वेरीफाई करेगा। लेकिन अगर कर्ता इंडिया में नहीं है या फिर मेंटली इनकैपेसिटेटेड है, तो ऐसे केस में कोई भी एडल्ट मेंबर ऑफ द एचयूएफ का कोई भी एडल्ट मेंबर यहाँ पर अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर देगा, एचयूएफ की रिटर्न को वेरीफाई कर देगा। उसके बाद देखो पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप फर्म का जो मैनेजिंग पार्टनर होता है वो करेगा वेरीफाई, और अगर मान लो मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो कोई भी एडल्ट पार्टनर यहाँ पर उसको वेरीफाई कर देगा। इसके बाद देखो एलएलपी के केस में उसका जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है वो करेगा, और अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई भी पार्टनर यहाँ पर उसको वेरीफाई कर सकता है। इसके बाद देखो अगर कंपनी के केस में कंपनी का कौन होता है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर अगर है तो वो करेगा। अगर मान लो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर यहाँ पर वेरीफाई कर देगा। अगर मान लो जो कंपनी है वो लिक्विडेशन में, कंपनी इज अंडर लिक्विडेशन, तो कंपनी का जो लिक्विडेटर होता है वो उसको वेरीफाई करेगा। एंड अगर मान लो जो कंपनी है वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रही है, यानी कि उसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही है, तो ऐसे केस में जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है ना, जो उसके एसेट्स को मैनेज करता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बोलते हैं, वो पर्सन यहाँ पर उसको वेरीफाई करेगा। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी रिटर्न भरती है, तो पॉलिटिकल पार्टी का जो सीईओ होता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो यहाँ पर उसका रिटर्न वेरीफाई करेगा। अगर कोई लोकल अथॉरिटी है तो लोकल अथॉरिटी का कोई प्रिंसिपल ऑफिसर है तो वो यहाँ पर उसको वेरीफाई करेगा। अगर इसके अलावा कोई भी पर्सन है, एनी अदर पर्सन, तो कोई भी पर्सन जो उसके बिहाफ पे वेरीफाई, जो कॉम्पिटेंट है उसके बिहाफ पे वेरीफाई करने के लिए, वो यहाँ पर उसको रिटर्न को वेरीफाई करेगा। रिटर्न को वेरीफाई करना मैंडेटरी होता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हमारा पैन का, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। ये क्या होता है? पैन होता है, देखो पैन क्या होता है, ये एक ऐसा नंबर होता है जो कि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलॉट करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर तरह के असेसी को एक पैन नंबर अलॉट करता है, उसको बोला जाता है पैन कार्ड। एक पैन कार्ड बन के आता है। उस पैन नंबर का काम क्या होता है? उस पैन नंबर का काम होता है कि आपको एक आइडेंटिफिकेशन दी जाए, एंड उस पैन नंबर का यूज करके आप इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर लॉग इन कर सकते हो, एंड उसके बाद जाकर टैक्स पे कर सकते हो। ये होता है, एक पर्पस होता है हमारे परमानेंट अकाउंट नंबर का, कि आपको एक आइडेंटिफिकेशन दी जाए। अब देखो फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पैन, यानी कि ये जो लोग हैं ना, ये सारे जो लोग हैं, इन लोगों को पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी है। यानी कि इन लोगों को पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर इनको पैन कार्ड इश्यू होगा, एंड फिर इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स की नजर में आ जाएंगे, राइट। अब देखो सबसे पहले कौन आता है? एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, उसको पैन के लिए अप्लाई करना जरूरी है। सिंपल सी बात है, अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, इसका मतलब कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो आपको पैन कार्ड भी चाहिए होगा। तो इसलिए देखो इन्होंने बोला एवरी पर्सन जिसकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो रही है, तो उसको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कब तक? अप टू 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर। देखो सिंपल सी बात है, आपने प्रीवियस ईयर के अंदर इनकम कमाई, आपको पता चलेगा कि आपकी जो इनकम है वो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है ना, तो एक काम करो, प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, खत्म होने के बाद 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी कि 31 मई 2025 तक यहां पर आप एक काम करो, पैन के लिए अप्लाई कर दो। या फिर एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन हुज टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड 5 लाख इन द प्रीवियस ईयर। आप क्या करते हो? आप कोई बिजनेस करते हो या कोई प्रोफेशन करते हो, एंड आपका जो टोटल टर्नओवर है या फिर अगर प्रोफेशन है तो ग्रॉस रिसिप्ट आपकी पूरे साल में 5 साल से ज्यादा एक्सीड कर चुकी है, या फिर अभी आप प्रीवियस ईयर के अंदर ही हो, लेकिन आपको लगता है इट इज लाइकली टू एक्सीड 5 लाख, आपको लगता है कि 5 लाख से ज्यादा हो जाएगी। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो यहां पर एक काम करो, अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर यहां पर आप अपने पैन के लिए अप्लाई कर दो। इसके बाद देखो नेक्स्ट केस है ट्रस्ट का। देखो ट्रस्ट का केस है, ट्रस्ट मतलब जो ये आपका सीए फाइनल में आएगा। वैसे अभी के लिए देखो जो ट्रस्ट होता है ना, एक ट्रस्ट होता है, उसको अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर यहां पर उसको भी अपना पैन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। इसके बाद देखो कोई रेजिडेंट पर्सन अदर देन इंडिविजुअल को छोड़ के कोई भी रेजिडेंट पर्सन, जैसे कोई कंपनी हो गई, कोई फर्म हो गई, कोई एओपी बीवाई कुछ भी हो गया, कोई भी रेजिडेंट पर्सन अदर देन इंडिविजुअल जो कि पूरे प्रीवियस ईयर में एग्रीगेट 2,50,000 और मोर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंगेज होता है। देखो ध्यान से देखो, हु एंटर्स इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एग्रीगेट 2,50,000 और मोर इन द एंटायर प्रीवियस ईयर।
ध्यान से देखो, हम पूरे प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, हम उसकी एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। 2,50,000 और मोर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे कुछ परचेज या फिर कुछ सेल कर रहा है, उसे बोले जाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ऐसी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं रेजिडेंट पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, तो उसको क्या करना है, अप टू 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर तक उसने पैन के लिए अप्लाई कर देना है। और तो और इस रेजिडेंट पर्सन की, मान लो कोई कंपनी है तो उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी अप्लाई करना है। कोई मान लो कोई रेजिडेंट पर्सन जो कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसके पार्टनर्स को भी अप्लाई करना है। मान लो कोई स्टार्टअप है तो उसके फाउंडर्स को भी करना है। मान लो कोई भी अलग चीज है तो उसके जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर होंगे ना उनको भी अप्लाई करना है अप टू 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर। सबको अपने लिए पैन नंबर के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद देखो एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू एंटर इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ये 3 ट्रांजैक्शन करना चाहता है, उसका इंटेंशन है कि वो ये ट्रांजैक्शन करने वाला है, तो उसको भी क्या करना है, पैन के लिए अप्लाई करना है। कौन सी ट्रांजैक्शन? पहली ट्रांजैक्शन है वो चाहता है कैश डिपॉजिट करना। वो चाहता है कि किसी बैंक में या किसी कोऑपरेटिव बैंक में कैश डिपॉजिट करे, पूरे साल में एग्रीगेट 20 लाख और मोर का कैश डिपॉजिट करना चाहता है। या फिर किसी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में से 20 लाख और मोर इन द एंटायर प्रीवियस ईयर का कैश का विड्रॉल करना चाहता है। या तो कैश डिपॉजिट करना चाहता है या फिर कैश विड्रॉल करना चाहता है 20 लाख और मोर का। या फिर किसी बैंक या किसी कोऑपरेटिव बैंक के साथ करंट अकाउंट या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवाना चाहता है। तो ऐसे केस में इन 3 ट्रांजैक्शन को, अगर ऐसी कोई 3 ट्रांजैक्शन वो करना चाहता है तो इन 3 ट्रांजैक्शन से 7 डेज पहले उसने पैन के लिए अप्लाई कर देना है। अगर वो ऐसे कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो आगे हम एक पेनल्टी देखेंगे, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अभी के लिए देखो कि ये उसको इतने दिन के अंदर इन लोगों को पैन अप्लाई करना है एंड इस पीरियड तक उसने अप्लाई कर देना है। अब देखो भाई पैन का पर्पस क्या है? पैन क्या करना है, हमने क्या करना होता है, पैन को ना कई जगह पर कोट करना होता है, यानी कि पैन नंबर में मेंशन करना होता है। कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी। किसमें? अगर मान लो आपको इनकम टैक्स के रिटर्न भरते हो तो ऑल टाइप ऑफ रिटर्न, जितनी भी आप रिटर्न भरते हो हर रिटर्न में आपकी पैन कार्ड आपका मेंशन होना चाहिए। अगर मान लो आप कोई टैक्स की पेमेंट करते हो तो टैक्स पेमेंट में जो आपको चालान जनरेट होता है ना, उसमें भी आपका पैन नंबर मेंशन होना चाहिए। एज वेल एज अगर आप कोई स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन में एंटर करते हो, अगले पेज पे देखेंगे ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन क्या होती है, अगले पेज पे देखेंगे। लेकिन अगर आप कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन में एंटर करते हो तो वहां पर भी आपको अपना पैन नंबर वहां पर मेंशन करना पड़ता है। इसलिए हमारा होता है कि भाई पैन नंबर के लिए अप्लाई कर देना होता है अगर आप यहाँ पर इन कैटेगरी में फॉलो करते हो। अब देखो कि आखिर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस आखिर होती क्या है जहां पर हमें पैन नंबर को कोट करना मैंडेटरी होता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करके जाते हैं। तो देखो ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस क्या होती है। देखो यहाँ पर बहुत सारी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस है। मैंने क्या किया, जो भी हमारी बैंक वाली ट्रांजैक्शन थी ना, बैंक कोऑपरेटिव बैंक वगैरह, ये वाली जो हमारी ट्रांजैक्शन थी उन सबको मैंने इस कैटेगरी में एक साथ रख दिया। एंड उसके अलावा जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन थी ना उनको सारी हमने अलग रख दिया। ये सारी हमारी अनरिलेटेड है एंड ये सारी हमारी बैंक वगैरह से रिलेटेड है। अब देखो अगर मान लो आप किसी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोई करंट अकाउंट या फिर कोई कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो वहां पर आपको अपना पैन नंबर वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। ये आपके लिए मैंडेटरी है। उसके बाद देखो अगर मान लो आप किसी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप यहाँ पर कोई एफडी कराना चाहते हो, कितनी 50,000 से ज्यादा की एफडी कराना चाहते हो, या फिर इन एग्रीगेट पूरे फाइनेंशियल ईयर में इन एग्रीगेट आप 5 लाख से ज्यादा की एफडी कराना चाहते हो तो वहां पर भी आपको पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद देखो अगर आप किसी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस में कैश डिपॉजिट करते हो 50,000 से ज्यादा का, तो भी वहां पर आपको पैन मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद देखो अगर आप मान लो किसी बैंक वगैरह में आप कहीं पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन करते हो, एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, तो वहां पर भी आपको अपना पैन नंबर यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद देखो परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स, बैंकर्स चेक फ्रॉम अ बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। अगर आप ये तीनों चीजें अगर आप खरीदते हो किसी बैंक से या किसी कोऑपरेटिव बैंक से तो वहां पर भी आपको पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार बताऊं, ये आपको सारे पॉइंट्स आपको कम से कम 4 से 5 बार अच्छे से रीड करके जाने, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए एंड ये भी हो सकता है कि इसका एमसीक्यू भी आ जाए, राइट। तो आपने अच्छे से इनको रीड करके जाने, एक तो ये वाले पॉइंट्स एंड इसके बाद ये वाले पॉइंट्स भी। अब देखो अदर ट्रांजैक्शंस क्या कहती है, ये देखो ये तो ऊपर वाली होगी हमारी सारी बैंक वाली, ये तो हमारी सारी बैंक वाली बातें होगी। इसके बाद देखो अगर मान लो आप मोटर व्हीकल खरीदने जा रहे हो, कौन सा, अदर देन 2 व्हीलर, इसका मतलब क्या, आप 4 व्हीलर खरीदने जा रहे हो, आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो। अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो मींस सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना पैन नंबर यहाँ पर भी आपको दिखाना पड़ेगा। अगर मान लो आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो शेयर ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए, तो भी यहाँ पर अपना पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा देखो अगर आप किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स के सेल परचेज करते हो ना ऑफ वैल्यू मोर देन 1 लाख रुपीज, तो यहां पर भी एक काम करो, अपना पैन नंबर यहां पर मेंशन करो। इसके अलावा देखो अगर आप क्या करते हो किसी भी सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, जैसे डिबेंचर हो गए, बॉन्ड हो गए,
जिनकी वैल्यू एक्सीडिंग 1 लाख है, वहां पर अगर आप उसकी सेल परचेस करते हो तो यहां पर भी काम करो, पैन नंबर मेंशन कर दो। इसके बाद देखो पेमेंट टू म्यूचुअल फंड फॉर परचेज ऑफ यूनिट, आपने कोई म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदे एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, 50,000 से ज्यादा के आपने खरीदे तो यहां पर अपना पैन नंबर मेंशन कर दो। इसके बाद देखो पेमेंट टू कंपनी और इंस्टीट्यूशन फॉर एक्वायरिंग डिबेंचर्स और बॉन्ड्स एक्सीडिंग 50,000, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने थे, आपने क्या किया उसको 50,000 से ज्यादा के आपने उसको पेमेंट कर दी, तो यहां पर आपको पैन नंबर मेंशन करना पड़ जाएगा। इसके बाद देखो पेमेंट टू आरबीआई फॉर बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई के जो बॉन्ड्स होते हैं उसके लिए, उसको खरीदने के लिए आपने पेमेंट करी तो आरबीआई को पेमेंट करते हो, यहां पर भी काम करो पैन नंबर मेंशन कर दो। या फिर देखो आपने किसी होटल को या किसी रेस्टोरेंट को आपने कैश में पेमेंट करी एक्सीडिंग 50,000, तो वहां पर भी आपको यहां पर पैन नंबर मेंशन करना पड़ जाएगा। इसके बाद देखो आपने क्या किया, आपने फॉरेन ट्रैवल या फिर आपने क्या किया फॉरेन ट्रैवल के लिए खर्चा किया, या फिर फॉरेन ट्रैवल के लिए आपने फॉरेन करेंसी खरीदी उसके लिए आपने खर्चा किया इन कैश एक्सीडिंग 50,000, तो यहां पर भी आपको पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपने क्या किया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया एक्सीडिंग 50,000 पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो यहां पर भी आपको यहां पर पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद देखो आपने क्या किया इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने बेची एक्सीडिंग रुपीज 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा वैल्यू वाली आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई लैंड हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई, ये सब आपने बेचा एक्सीडिंग 10 लाख, तो यहां पर भी पैन नंबर मेंशन करो। एंड इसके अलावा देखो सेल परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस, आप क्या करते हो, आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस है, कोई आप गुड्स बेचते हो, गुड्स खरीदते हो, सर्विस लेते हो, सर्विस देते हो, कुछ भी काम है, अगर मान लो वो मोर देन 2 लाख रुपीज है पर ट्रांजैक्शन, ध्यान से देखो पर ट्रांजैक्शन, बिजनेस की बात कर रहे हैं, पर ट्रांजैक्शन अगर 2 लाख से ज्यादा है ना तो वहां पर भी आपको अपना पैन नंबर यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद देखो एक नोट दे रखा है, ये देखो ये नोट क्या कहता है, देखो सिंपल है, ये नोट कहता है कि देखो वैसे तो ये वाली साइड ट्रांजैक्शन थे, जो हमारी साइड ट्रांजैक्शन थे, इसमें हमें पैन नंबर मेंशन करना है, लेकिन मान लो कि कोई ऐसा माइनर है, कोई माइनर है जो कि कभी खुद की इनकम नहीं कमाता लेकिन अपने पापा के पैसे पे मौज करता है, मान लो कोई ऐसा माइनर कोई गाड़ी खरीदने के लिए आ गया, अब उसके पास खुद का तो पैन नंबर है नहीं, खुद का पैन नंबर नहीं है, तो वो क्या करेगा अपने पेरेंट्स का पैन नंबर डाल देगा, यानी कि एनी माइनर नॉट हैविंग इनकम टैक्सेबल इन हिज ओन हैंड्स कैन एंटर इनटू द अबव ट्रांजैक्शन, वो भी ये वाली ट्रांजैक्शन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर ले, लेकिन क्या करना पड़ेगा उसको पैन नंबर अपने पेरेंट्स का या फिर अपने गार्डियंस का यहाँ पर उसको मेंशन करना पड़ेगा। किसी का पैन नंबर तो जाएगा, अगर मान लो माइनर है तो अपने पेरेंट्स का कर सकता है या फिर अपने गार्डियंस का भी कर सकता है। इसके बाद देखो एक यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आता है, ये पॉइंट कहता है पैन एंड आधार कैन बी इंटरचेंजेबल। देखो सिंपल सी बात है, ये कहते हैं कि जब भी कोई पर्सन, देखो हमने पीछे देखा कि इन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए यहाँ पर हमें पैन नंबर मेंशन करना होता है, पैन नंबर कोड करना होता है। मान लो कोई पर्सन ये ट्रांजैक्शन करने चला गया लेकिन उसने क्या किया, उसने पैन नंबर कोड नहीं किया, तो उसकी जगह ना उसके पास ऑप्शन है कि वो अपना आधार नंबर भी कोड कर सकता है, अपना आधार नंबर कोड कर देगा तो भी उसका काम चल जाएगा, प्रोवाइडेड या तो उसने क्या किया, या तो उसने अपना आधार नंबर और पैन को ऑलरेडी लिंक करके रखा है, मींस उसको पैन नंबर अलॉट हो चुका है एंड उसने क्या करा, पैन नंबर अलॉट होने के बाद अपने आधार नंबर को अपने पैन नंबर को दोनों को लिंक कर लिया। अगर लिंक कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, गवर्नमेंट के पास पहली सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, उनके पास पहली सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है अगर वो लिंक करके बैठे हैं तो। दूसरी बात, मान लो उस पर्सन के पास अभी तक पैन नहीं है, लेकिन उसके पास आधार नंबर है, अभी तक उसके पास पैन नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहां पर ना पैन उसको ऑटोमेटिकली अलॉट कर दिया जाएगा, अब विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन एंड फीस। देखो एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कौन हूं, फॉर एग्जांपल अपना देता हूं, मान लो मेरे पास पैन नहीं है लेकिन मेरे पास आधार नंबर है, पैन नंबर नहीं आधार नंबर है, और मैं कहां गया, मैं चला गया मान लो गाड़ी खरीदने के लिए, मैं गाड़ी खरीदने के लिए गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझसे पैन नंबर मांगा, मैंने मना कर दिया, मैंने अपना आधार नंबर दे दिया, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, वो मुझे गाड़ी दे देंगे, मना नहीं करेंगे, और क्या करेंगे, पैन नंबर जो है ना वो मुझे ऑटोमेटिकली अलॉट कर देंगे, पैन नंबर मुझे ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाएगा विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन एंड फीस, एंड उसके बाद मेरा पैन और आधार आपस में अपने आप से लिंक हो जाएगा, राइट। अच्छा एक चीज और देखो ये पॉइंट क्या कहते हैं, ये पॉइंट जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने अपना पैन या फिर आधार कार्ड कहीं पे मैंने दिया, अगेन यही वाला एग्जांपल देते हैं, मान लो हम लोग गाड़ी खरीदने के लिए गए, मैंने अपना पैन नंबर या फिर आधार कार्ड मैंने उसको दे दिया, तो ऐसे केस में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो मुझे वेरिफिकेशन बोलेगा ना तो मैं वेरिफिकेशन करूं, यानी कि मैं अपने जो मेरा फिंगरप्रिंट वगैरह होता है वो मैं करूं। एवरी पर्सन हु एंटर्स इनटू द प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शन एंड सबमिट हिज पैन और आधार नंबर shall authenticate the PAN or the आधार that belongs to me, यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको ऑथेंटिकेट करें। एज वेल एज ये जो पर्सन जो हमें मोटर व्हीकल बेचेगा, यानी कि जो पर्सन हमसे आधार एंड पैन मांग रहा था ना, उस पर्सन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी इस वाली चीज को कंप्लाई करे, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पर मेरे पैन और आधार को ऑथेंटिकेट करे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी, एक हमारी लगा दी कि हम ऑथेंटिकेट करें, एज वेल एज सामने वाले पर्सन की लगा दी कि वो भी यहाँ पर ऑथेंटिकेट करे। अच्छा देखो एक पॉइंट और आता है,
ये है पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद 139A। ये क्या कहता है देखो, ये पॉइंट कहता है, देखो ये पॉइंट कहता है कि देखो पीछे हमने देखा कि यहां पर हमें नहीं, यहां पर देखो, यहां पर हमने देखा कि हमें यहां पर पैन नंबर के लिए अप्लाई कर देना है। मान लो हमने पैन के लिए अप्लाई नहीं किया, या फिर यहां पर हमने देखा कि हमें यहां पर पैन को यहां पर कोट करना है। मान लो हमने ट्रांजैक्शन कर ली और हमने पैन को कोट नहीं किया, उसके बिना हमने ट्रांजैक्शन कर ली। या फिर ये हो सकता है, देखो या फिर ये हो सकता है कि हमने कहीं पर पैन नंबर कोट करना था, हमने गलत पैन नंबर कोट कर दिया। या फिर ये हो सकता है कि हमने पैन कार्ड को हमने ऑथेंटिकेट नहीं किया। या फिर ये भी हो सकता है कि सामने वाले पर्सन ने हमारे पैन कार्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए एक्शन नहीं लिया, ये भी हो सकता है। तो देखो चार चीजें, या तो हमने पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया, हम अप्लाई करने के लिए लायबल हो गए थे, हमने अप्लाई नहीं करा। या फिर हो सकता है कि हमने पैन नंबर कहीं पर कोट करना था ट्रांजैक्शन में, या फिर उसकी जगह आधार करना था, हमने कुछ भी कोट नहीं किया, हम फेल्स टू कोट पैन और आधार, ये भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि हमने पैन नंबर कोट तो कर दिया, आधार नंबर कोट तो कर दिया, लेकिन हमने गलत कर दिया, हमने फेक इंफॉर्मेशन दे दी, गलत पैन या फिर गलत आधार नंबर दे दिया, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि हमने पैन नंबर दे दिया लेकिन हम उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे, राइट, हमने पैन नंबर आधार कार्ड दे दिया, हम उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे। या फिर हो सकता है कि सामने वाले पर्सन ने हमसे डॉक्यूमेंट ले लिया लेकिन उसने ऑथेंटिकेट करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। अगर मान लो आप ऐसे कोई भी हरकत करते हो तो आपके ऊपर यहाँ पर पेनल्टी लगती है। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, आपको सिर्फ एक पेनल्टी याद रखनी है, आपको 10,000 रुपीज याद रखने हैं, आपको सिर्फ 10,000 रुपीज की यहाँ पर पेनल्टी याद रखनी है। उसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप अप्लाई करते हो तो एक ही बार अप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर आपके ऊपर सीधा यहाँ पर 10,000 रुपीज की आपकी पेनल्टी लगेगी। लेकिन मान लो अगर आप कोड करना भूल गए, या आपने गलत कोड कर दिया, या फिर आपने ऑथेंटिकेट नहीं किया, फिर सामने वाले ने ऑथेंटिकेट नहीं किया, तो ये जो गलती आपने करी ना, ये मल्टीपल टाइम्स हो सकती है। तो यहाँ पर ईच डिफॉल्ट के लिए यहाँ पर 10,000 रुपीज की पेनल्टी रखी है। आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ यहाँ पर 10,000 रुपीज याद रखना है। हर केस में यहाँ पर आपका 10,000 रुपीज की ही पेनल्टी आती है। इसके बाद देखो एक छोटा सा पॉइंट था, पॉइंट क्या कहते हैं, आधार नंबर एंड लिंकिंग ऑफ आधार एंड पैन। देखो सिंपल, बहुत छोटा सा पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कहते हैं कि एवरी पर्सन जो कि अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करता है, उसमें क्या करना है, उसने अपना आधार नंबर जरूर मेंशन करना है, आधार नंबर जरूर मेंशन करना है। एज वेल एज जब कोई पर्सन पैन के लिए अप्लाई करता है ना, जब कोई पर्सन पैन के लिए अप्लाई करता है, मतलब पैन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरता है फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन भरता है, तब भी उसने अपना आधार नंबर वहां पर मेंशन करना है। अगर मान लो उसने क्या किया, उसने ये दोनों काम करने हैं, लेकिन अभी उसके पास आधार नंबर आया नहीं है, उसने क्या किया, आधार के लिए अप्लाई कर रखा है, आधार नंबर अभी आया नहीं है, तो ऐसे में उसके पास एक एनरोलमेंट आईडी होगी। जो जब आप आधार के लिए अप्लाई करते हो तब आपको एक टेम्परेरी एनरोलमेंट आईडी दी जाती है। अगर आपने एनरोलमेंट आईडी भी है ना अगर आपके पास, तो भी काम करो, उसको कोड कर दो एंड उसके बेसिस पर आपको पैन कार्ड एज वेल एज रिटर्न आपको फाइल करनी दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन देखो यहाँ पर हमारी एक छोटी सी हमारे यहाँ पर अमेंडमेंट है, हमारे इसी साल से है। ये वाला पॉइंट क्या कहता है, ये वाला पॉइंट कहता है ऑप्शन टू कोड एनरोलमेंट आईडी। जो हमने एनरोलमेंट आईडी वाला पॉइंट देखा ना, ये एनरोलमेंट आईडी वाला ऑप्शन जो है ये 1 अक्टूबर 2024 से यहाँ से बंद कर दिया गया। इसका मतलब कि इससे पहले आप एनरोलमेंट आईडी देते तो चल जाता। इस डेट से आप यहाँ पर एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पर ना ही आप पैन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ना ही आप अपनी रिटर्न यहाँ पर आप फाइल कर सकते हो। और एक बात और, मान लो किसी पर्सन ने पहले अपने एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पर अपना पैन ले रखा था या फिर अपनी रिटर्न फाइल कर रखी थी और उसके बाद वो गायब हो गया, उसके बाद उसने कभी बताया नहीं कि मेरा एक्चुअल आधार नंबर क्या है, तो ऐसे केस में अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब अपनी आधार नंबर आके हमें बता दे। इट मींस एनी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड पैन बेस्ड ऑन एनरोलमेंट आईडी शैल नाउ हैव टू इंटीमेट हिज आधार नंबर। अब आकर हमें बताओ कि आपका आधार नंबर क्या है। अच्छा देखो एक पॉइंट आता है छोटा सा, एवरी पर्सन शैल लिंक हिज आधार नंबर एंड पैन। यहां पर क्या कहते हैं कि आपको अपने आधार नंबर को एज वेल एज अपने पैन नंबर को दोनों को लिंक करके रखना है, इसलिए ताकि गवर्नमेंट हमारी ट्रांजैक्शंस को बड़े आसानी से ट्रेस कर पाए। गवर्नमेंट हम पे बहुत कड़ी नजर रखनी चाहती है, इसलिए देखो एवरी पर्सन शैल लिंक हिज आधार नंबर एंड पैन। अगर मान लो आपने अपना आधार नंबर एंड पैन को आपने लिंक नहीं किया बाय 1 जुलाई 2023, ये डेट काफी पुरानी है लेकिन ध्यान दो यही डेट है, 1 जुलाई 2023 तक अगर आपने अपने आधार एंड पैन को लिंक नहीं किया, तो ऐसे केस में इस डेट के बाद से आपको जो पैन नंबर है वो इनऑपरेटिव बन जाएगा। इसका मतलब कि ये जो हमने ट्रांजैक्शन पीछे देखी ना, ये वाली जो हमारी सारी ट्रांजैक्शन, अगर मान लो हमने अपने पैन से ये ट्रांजैक्शन कर दी और हमारा पैन इस डेट तक हमने लिंक नहीं किया था तो वो इनऑपरेटिव बन गया। अगर मान लो हमने ट्रांजैक्शन कर दी ना उसके बाद भी, तो ऐसे केस में माना जाएगा कि आपने जो ट्रांजैक्शन करी है आपने बिना अपने पैन की कर दी, बिना पैन को कोड करे कर दी, एंड हेंस यहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। वो 10,000 वाली थी ना, वो वाली पेनल्टी आपके ऊपर लगा दी जाएगी। एंड इट शैल बी डीम्ड दैट सच पर्सन हैज नॉट ऑब्टेन्ड पैन। मान लिया जाएगा कि उसके पास पैन था ही नहीं और उसके बिना उसने सारी ट्रांजैक्शंस कर दी एंड हेंस उसके ऊपर 10,000 रुपीज की पेनल्टी लगा दी जाएगी। अच्छा देखो ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन 139AA जो हमने अभी देखा, ये वाला जो सेक्शन हमने अभी देखा, ये सेक्शन कुछ लोगों पे अप्लाई नहीं करता। अगर मान लो कोई पर्सन
कोई पर्सन कोई नॉन सिटीजन है, सिंपल सी बात है, अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर का सिटीजन है तो वो आधार नंबर का क्या करेगा, राइट, तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं करता। वैसे किसी नॉन रेजिडेंट को भी आधार नंबर लेने की जरूरत नहीं होती, तो उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं करता। इसके अलावा कोई रेजिडेंट है, कहाँ का, जम्मू कश्मीर का या असम का है, मेघालय, इन स्टेट्स में अगर कोई रेजिडेंट है तो उसके ऊपर भी ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं करता। इसके अलावा कोई पर्सन एज्ड 80 ईयर्स और मोर है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर कोई पर्सन है जिसकी एज इतनी ज्यादा होगी 80 ईयर्स और मोर होगी, तो ऐसे केस में उसके ऊपर ये बर्डन नहीं डालते कि भाई वो कहाँ ऑफिस में भटकता रहेगा। तो ऐसे केस में ये कहते हैं कि पर्सन जिसकी एज 80 ईयर्स और मोर है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसको यहाँ पर लिंक कराने की जरूरत नहीं है। वो अपना आधार एंड पैन यहाँ पर लिंक ना भी कराए तो भी उसका काम चल जाएगा। इसके बाद आता है हमारा आज का लास्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का नाम है टैक्स रिटर्न प्रिपेरर यानी कि टीआरपी, सेक्शन नंबर 139B। ये सेक्शन ये प्रोविजन क्या कहता है, देखो ये प्रोविजन कहता है, देखो टीआरपी कौन होता है, टीआरपी मींस टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। ये कौन होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो कि सीबीडीटी के थ्रू ऑथराइज्ड होते हैं टू एक्ट एज द टीआरपी। कोई ऐसा इंडिविजुअल जो कि टैक्स रिटर्न प्रिपेरर की तरह एक्ट करता है। सीबीडीटी क्या करते हैं, इनका एक छोटा मोटा एग्जाम लेता है, फिर अगर पास कर जाते हैं तो इनको टीआरपी के लिए ऑथराइज कर देता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, एक अपना छोटा सा ऑफिस खोल लेते हैं एंड उसके बाद जाकर वहां पर लोगों की रिटर्न फाइल करने का काम स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो मैं बताऊं, टीआरपी जो होता है, टीआरपी मींस टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, ये लोग किसकी रिटर्न फाइल करते हैं, किसकी नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी एसएससी जिसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी, हर एसएससी के यहाँ पर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन दो को छोड़ के किसी भी कंपनी की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। एज वेल एज कोई भी ऐसा एसएससी जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होना चाहिए ना, जिसका ऑडिट होना चाहिए, उसका यहाँ पर ये लोग रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इन शॉर्ट में आपको बताऊं, ये लोग ना सिर्फ छोटे मोटे क्लाइंट देखते हैं। ये जो है ना कंपनी और एसएससी जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होती है, ये होते हैं बड़े क्लाइंट। ये जो बड़े क्लाइंट होते हैं ये हमारे टीआरपी के पास नहीं जाते। टीआरपी जो होता है वो सिर्फ छोटे मोटे क्लाइंट्स को ही देख पाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, टीआरपी कौन नहीं बन सकता? अगर मान लो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना तो वो टीआरपी नहीं बन सकता। अगर कोई सीए है ना तो वो सीए वाला काम करेगा, वो ये वाले काम नहीं करेगा, राइट। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो नहीं बन सकता। अगर कोई लीगल प्रैक्टिशनर है तो वो भी नहीं बन सकता। अगर मान लो कोई शेड्यूल्ड बैंक का ऑफिसर है, एन ऑफिसर ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक, तो वो भी यहाँ पर टैक्स रिटर्न प्रिपेरर नहीं बन सकता। इसके अलावा एम्प्लॉय ऑफ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, कोई एम्प्लॉय है, ये देखो स्पेसिफाइड क्लास है, छोड़ो उसको, अभी के लिए देखो कोई एम्प्लॉय है कहीं पर, तो वो भी यहाँ पर टीआरपी नहीं बन सकता। तो चार लोग नहीं बन सकते, कोई सीए नहीं बन सकता, कोई लीगल प्रैक्टिशनर नहीं बन सकता, एन ऑफिसर ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक नहीं बन सकता, या फिर कोई एम्प्लॉय ऑफ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन नहीं बन सकता। अच्छा एक बात बताओ, ये टीआरपी बनने के लिए कोई हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए? द आंसर इज यस, बिल्कुल होनी चाहिए। टीआरपी बनने के लिए कुछ हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है। या तो कोई पर्सन सीए इंटर पास है, जैसे कि आप लोग हैं अभी सीए इंटर पास हो जाओगे। अगर मान लो आप कोई सीए नहीं करता, मान लो कोई छोड़ देता है बीच में, तो वो टीआरपी जरूर बन सकता है, राइट। अगर मान लो आपने सीए इंटर पास कर ली तो आप टीआरपी बन सकते हो। वैसे अगर आपने सीएस इंटर पास कर ली तो भी बन सकते हो। अगर आपने सीएम इंटर पास कर ली, सीएम जो हमारे कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट होते हैं, अगर आपने वो भी पास कर ली, उसका इंटर पास कर लिया तो भी बन सकते हो। इसके अलावा मान लो आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से आपने कोई बैचलर्स डिग्री कर ली, जैसे आपने बीकॉम कर लिया या फिर आपने बीए कर लिया या फिर कुछ भी ऐसे कर लिया आपने कोर्स, तो ऐसे केस में वो वहां पर भी आप यहाँ पर टीआरपी बन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो सीए इंटर पास, सीएस इंटर पास, सीएम इंटर पास या फिर कोई भी बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, ये हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। जो भी नोट्स हमने इसमें यूज करे वो सारे डिस्क्रिप्शन में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिख जाएंगे। एक लिंक दिख जाएगा, जाइए उस पर साइन अप कीजिए एंड वहां पर आपको लिंक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको क्वेरी आती है, तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। नीचे आपको एक नंबर दिख जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।